Students, we are discussing about morphology of flowering plants. जो मॉर्फोलॉजी है फ्लावरिंग प्लांट्स की, इसमें हमारे इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कट हो गया है। सिर्फ हमारे पास फैमिली बची है, ठीक है। लिलिएसी एंड फैबिएसी फैमिली आपको करनी है। सॉलिनेसी फैमिली आपकी कट ऑफ हो गई है। और जितना भी जब हम फैमिलीज के बारे में डिस्कस करते हैं तब हमें सारा एक तरीके से जो चैप्टर कट हो गया है वो कुछ ना कुछ पार्ट हमें डिस्कस करना होता है, क्योंकि वरना हमें ना तो फ्लोरल डायग्राम समझ में आएगा और ना ही फ्लोरल फॉर्मूला, यानी किसी भी फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टर्स हमें समझ में नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमने आपको सब समझाया कि कैसे कैसे हमारे प्लांट्स के सारे पार्ट्स होते हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम रह गई हो तो वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम जब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं, यानी मॉर्फोलॉजी का डिस्कशन चलता है, स्टार्ट होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं उसकी रूट से, ठीक है। रूट स्टेम और लीव्स, क्योंकि हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और एंजियोस्पर्म पार्ट जो था हमारा प्लांट किंगडम में वो भी कट हो गया था, तो यानी कि हमें एंजियोस्पर्म के बारे में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। तो एंजियोस्पर्म में अगर हम बात करते हैं तो रूट स्टेम और लीव्स पूरी तरह से डेवलप्ड होती हैं। और जो रूट्स की अगर हम बात करते हैं, जो इसकी जड़ होती हैं, इसके पास जनरली जो रूट्स है, इसका 2 टाइप्स का रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। अगर हम टैप रूट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, एक सिंगल रूट निकलेगी और उसमें से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स निकलती हैं। और एडवेंचरस रूट्स में एक ही जगह पे बंच होता है, सारी रूट्स का एक बंच होता है। केवल रेडिकल की जगह पूरे में सारे में अच्छे से रूट्स ग्रो कर जाती हैं इसकी पूरी बॉडी पे, ऑल ओवर द बॉडी। तब आप उसको क्या कहते हैं, एडवेंचरस रूट कहते हैं। कुछ प्लांट्स में रूट्स मॉडिफाई हो जाती हैं और उनके अंदर फूड स्टोर होने लगता है, जैसे रेडिश या कैरेट या टर्निप आप जो खाते हैं, गाजर, शलगम, मूली, ये सभी मॉडिफाइड क्या है, एक तरीके से हम इनको ईटिंग हैबिटेट में जिन्हें हम यूज करते हैं। जैसे कैरेट है, मॉडिफाइड रूट है ये, जिसे आप खाते हो गाजर को। उस कैरेट में रूट कैरेट की जो है उन्होंने अपने अंदर फूड स्टोर कर लिया और उससे हमें एनर्जी मिली। तो ऐसी रूट्स को आप मॉडिफाइड रूट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक हमारे पास होती है नोड्यूलेटेड रूट्स। नोड्यूलेटेड रूट्स क्या होती हैं, जिनके अंदर रूट नोड्यूल्स बन जाते हैं। जैसे ग्राम है, चना, ठीक है, या ग्राउंड नट है, या मटर यानी पी है। तो ये सारी रूट्स कैसी हैं, जो प्राइमरी रूट्स और इनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो लिग्यूमिनस प्लांट्स बनाती हैं, लिग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करती हैं, लिग्यूम्स बनाती हैं, नोड्यूल्स बनाती हैं, रूट नोड्यूल्स बनाती हैं। ऐसी रूट्स को आप क्या कहते हैं, नोड्यूलेटेड रूट्स, ठीक है। नोड्यूलेटेड रूट्स मतलब, नोड्यूल्स का मतलब नॉचेस, रूट्स के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बनाना, जैसे रूट्स हैं उसमें नोड्यूल बन जाना। इन नोड्यूल्स के वजह से, प्रेजेंस की वजह से इनको नोड्यूलेटेड रूट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये होती हैं आपकी नोड्यूलेटेड रूट्स। फिर आपकी आती है एक तरीके की न्यूमेटोफोर्स, जिन्हें आप रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहते हैं। ऐसी रूट्स जो होती हैं ये सेलाइन एरियाज में, सी शोर के आसपास, जितने भी नमक के समुंदर हैं उनके आसपास के जो प्लांट्स होते हैं, उनके आसपास जितने भी पेड़ हैं, वहाँ पे नोड्यूलेटेड रूट्स आपको ग्रो होती हुई दिखती हैं। इनके अंदर से न्यूमेटोफोर्स या रेस्पिरेशन के लिए ये हेल्प करती है न्यूमेटोफोर्स। जैसे हमने कोई पेड़ लिया, ये कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, तो इनमें से न्यूमेटोफोर्स इस तरीके से छोटे छोटे न्यूमेटोफोर्स ऊपर आ जाएंगे और वो इस सॉइल के अंदर यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए हेल्प करेंगी, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगी। तो ऐसी रूट्स को न्यूमेटोफोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये थी हमारी कुछ रूट्स के बारे में। फिर मैं आपको समझाती हूँ क्रॉप रूट्स होती हैं एक हमारी, ठीक है, जो मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं, यानी पिलर्स का काम करती हैं। जैसे बनियान ट्री होता है, ठीक है, तो बनियान ट्री में क्या है, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, जो बहुत बड़ा एक पेड़ होता है बनियान ट्री, ठीक है, इसकी साइड में से यहाँ से रूट्स निकल जाती हैं नीचे की तरफ, सारे में रूट्स
और इसको पिलर्स का काम करती हैं, इस बड़े से पेड़ को सपोर्ट देने का काम करती हैं, तब ऐसी रूट्स को आप क्या बोलते हैं, क्रॉप रूट्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास स्टिल्ट रूट्स भी होती हैं। स्टिल्ट रूट्स क्या होती हैं, जिनके पास जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती और शॉर्ट और थिक होती हैं, और नीचे का जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगी, यानी पेड़ के अंदर नीचे रूट्स में ही अपना एक चैनल लाइक, जैसे रूट्स ग्रो हो रही इसी में चैनल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, तब ऐसी रूट को आप स्टिल्ट रूट कहते हैं, जो उस पेड़ के बेस को यानी नींव को मजबूत करने में मदद करती हैं। ठीक, तो ये हमने थोड़ा सा रूट्स के बारे में बात करी। फिर हम स्टेम के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। जो स्टेम होती है वो क्या होती है, मेन असेंडिंग एक्सिस, जो ऊपर की तरफ पेड़ चलता है जमीन के ऊपर, वो स्टेम कहलाता है, उसकी मेन असेंडिंग एक्सिस होती है, और ये अपने आप को डेवलप कराती है। एम्ब्रियो जो होता है, सीड जो होता है, उसको एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो बोलते हैं, उसके प्लूम्यूल पार्ट से स्टेम यानी शूट सिस्टम डेवलप होता है। और यहाँ पर यंग स्टेम जो होती है वो ग्रीन और फोटोसिंथेटिक होती है, और मैच्योर होने के बाद उसी स्टेम पे फ्लावर और फ्रूट्स आ जाते हैं। दिस इज अबाउट स्टेम। ऐसे ही आपके पास बड्स होती हैं, वेजिटेटिव बड, फ्लोरल बड। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, जैसे लीफ में ब्रायोफाइलम लीव्स होती है, ब्रायोफाइलम की लीफ बड्स होती हैं, तो उनको आप बड कह रहे हैं, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प कर रही है। या फ्लोरल में जो फ्लावर ग्रो करवाती हैं, तो उनको आप फ्लोरल बड्स कहते हैं। बुलबिल्स होते हैं, जैसे अगेव होता है, अगेव नाम का एक प्लांट होता है, उसके अंदर बुलबिल्स होते हैं, उसकी रिप्रोडक्शन में वो हेल्प कराते हैं। फिर हम बात करते हैं साइमोस और रेसमॉस ब्रांचिंग की। जो साइमोस और रेसमॉस ब्रांचिंग होती है वो किस तरीके से होती है, रेसमॉस में तो हमेशा एपिकल बड पे, यानी कोई पेड़ है वो ऐसे ऊपर की तरफ चल रहा है, तो उसके यहाँ पर टिप्स पे, यानी वो इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ग्रो होती चली जाएगी उसकी, तब आप इसको रेसमॉस कहते हैं। लेकिन साइमोस में क्या होता है, बड जो सेंट्रल एक्सिस है उस पे ग्रोथ नहीं होती, साइड की एक्सिस पे ग्रोथ हो रही है, तब आप इसको साइमोस कहते हैं। ठीक है, साइमोस टाइप पर ब्रांचिंग कहते हैं। तो ये स्टेम में से ब्रांचिंग निकलती हैं। ठीक, फिर स्टेम की ब्रांचिंग के बाद हम आ जाते हैं आगे हमारे टॉपिक पे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम है, वाटर हायसिंथ है, इसमें क्या होता है, ऑफसेट बनता है। वाटर हायसिंथ बहुत ही हैजार्डस हमारे लिए सिद्ध हुआ है। हमने चैप्टर में पढ़ा है कि वाटर हायसिंथ जो था हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया था इसकी ब्यूटी के लिए, लेकिन इसने धीरे धीरे हमारी सारी वाटर बॉडीज को बहुत तेजी से ऑक्यूपाई कर लिया है, और हमारी सारी वाटर बॉडीज में से ऑक्सीजन को ये बहुत तेजी से कंज्यूम करके खत्म कर देता है, और वहाँ एक्वाटिक लाइफ, बाकी की कोई एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाते, और इसका रिप्रोडक्शन रेट बहुत ही फास्ट होता है वाटर हायसिंथ का। इसके अंदर ऑफसेट बनते हैं, यानी अगर यहाँ पे वाटर हायसिंथ ग्रो हुआ है तो वो अपने नीचे से रूट निकाल देगा, ऑफसेट बना देगा। ठीक है, उसकी स्टेम नीचे ग्रो कर गई और यहाँ पे उसने नया प्लांट बना दिया, यानी इसका रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्टली मॉडिफाइड स्टेम के थ्रू होता है, ऑफसेट्स के थ्रू हो जाता है। फिर हम रूट और स्टेम मॉडिफिकेशन में बाकी हमारी वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं। जैसे हम जिंगर खाते हैं, अदरक खाते हैं, वो राइजोम्स के थ्रू ग्रो करता है। ठीक है, जो राइजोम्स होते हैं ये भी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी जिसको हम खा रहे हैं अदरक को, वो स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम। तो हमें ज्यादातर सभी प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम उसका कौन सा पार्ट खा रहे हैं। पोटैटो भी मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, पोटैटो की स्टेम खाते हैं हम, जो नीचे की तरफ, मतलब उसकी स्टेम जो है वो नीचे ग्रो कर गई, अपने आप को उसने अपने अंदर फूड स्टोर कर लिया, तब आप उसको मॉडिफाइड फॉर्म में ईटिंग हैबिटेट में लाते हैं। जो अनियन होते हैं ये बल्ब के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, इनके अंदर बल्ब बनते हैं अनियन के, और उनका रिप्रोडक्शन उसके थ्रू हो जाता है। इसी तरीके से फिर हम आगे फंक्शन
की बात करें अगर स्टेम्स के फंक्शन क्या क्या रहते हैं स्टेम के, कि इनके पास सनलाइट स्टोर करने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी है। सारी स्टेम्स अपने अंदर सनलाइट स्टोर करती हैं और ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करती हैं, फूड स्टोर करती हैं अपने अंदर पूरा, और स्टेम के पास फ्रूट्स और सीड्स भी होते हैं। ठीक, फिर आ जाती है लीव्स। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी लीव्स के पोर्शन से हमारा एक तरीके से फ्लोरल कैरेक्टर्स एक्सप्लेन होने स्टार्ट होते हैं। जो स्टेम्स, जो लीव्स होती हैं पत्ती, इनके अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिंपल और कंपाउंड दो टाइप की लीव्स हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल, दो टाइप का इनके अंदर वेनेशन है। ये सारे पॉइंट्स समझने फ्लोरल डायग्राम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, ये कुछ भी एक तरीके से सिलेबस में अब आपके नहीं रहा, लेकिन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास दो फैमिली हैं। उन फैमिलीज को समझने के लिए आपको इन टर्म्स को समझना होगा, वरना आपको वो टर्म्स वहाँ पे क्लियर नहीं होंगी। तो अगर हम वेनेशन की बात करते हैं तो कोई भी लीफ है अगर, तो उसके अंदर टू टाइप्स के वेनेशन पाए जाते हैं। अगर उसकी मिडरिप के पैरेलल रेज आ रही है तो आप उसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं, और अगर उसकी मिडरिप के अपोजिट साइड इस तरीके से बनी हुई है वेनेशन, तब आप उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ये पैरेलल वेनेशन है, देखा होगा लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, उनके अंदर बीच में से जाती हैं सारी मिडरिप के पैरेलल जाती हैं, तब पैरेलल वेनेशन। लेकिन अगर उसके दोनों तरफ क्रिस्टॉल बना हुआ होता है तब आप उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास पाइनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड लीफ होती हैं। ठीक है, जो पाइनेटली कंपाउंड लीव्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो पाइनेटली, पाइनेट बनाना और पामेट में क्या बन जाता है, वो हमारी एक तरीके से पाम लाइक स्ट्रक्चर। अगर एक पेड़, एक ही मिड एक्सिस के दोनों तरफ पत्तियां हैं, चाहे वो एक नोड से जुड़ी हुई है या दो अलग अलग नोड से जुड़ी हुई है, इन दोनों अरेंजमेंट को आप पाइनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। लेकिन अगर एक ही एक्सटेंटल पॉइंट से बहुत सारी लीव्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, यानी एक हथेली जैसी पाम लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, तब आप उसको पामेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। एक एक्सिस से सारी लीव हथेली जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं हमारे हाथ की, तो पामेटली कंपाउंड, अदरवाइज ये कैसी हैं, पाइनेटली कंपाउंड लीव कहलाती हैं। ठीक है, ये इनका वेनेशन हो गया, पैरेलल और रेटिकुलेट, और पाइनेटली और पामेटली कंपाउंड लीफ है ये। फिर आता है आपका इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। इन्फ्लोरेसेंस भी आपका टू टाइप्स का होता है, रेसमॉस और साइमॉस। ठीक, रेसमॉस में क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस में रेसमॉस और साइमॉस भी इस तरीके से होता है, यानी अभी जैसे हमने डिस्कस किया, अगर सारे में ग्रोथ हो रही है तो इसको रेसमॉस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, यानी फ्लोरल बर्ड सब जगह आ रही है, फ्लावर सब जगह ग्रो कर रहे हैं, इधर भी, लेकिन अगर मेन एक्सिस पे फ्लावर ग्रो नहीं करेगा और बाकी साइड में सब जगह करेगा, और यहाँ पे अगर ग्रो हो जाती है तो ये इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, तब आप इसको साइमॉस इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। मेन बड पे, मेन एक्सिस पे फ्लावर आ गया तब वो साइमॉस इन्फ्लोरेसेंस है, और अगर चारों तरफ फ्लावर आ रहा है लेकिन सेंटर में नहीं आ रहा, तब आप उसको क्या कहेंगे, रेसमॉस इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। एक मिनट, मैम आपका म्यूट हो रहा है। मैम आप इसी के
साथ अगर हम देखते हैं हमारे पास इसी में एक कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम के साथ एक टर्म आती है पेरियांथ। ठीक, पेरियांथ का क्या केस होता है? When calyx and corolla fuse together, they form perianth. P से हम इसको डिनोट करते हैं। ये दोनों ही पार्ट्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे ये क्या बनाते हैं? पेरियांथ नाम के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसी के बिहाफ पे हमने देखा कि जो हमारी सेपल्स हैं, सेपल्स क्या है? जो फूल है उसके नीचे ग्रीन कलर की जो छोटी छोटी लीव्स होती हैं उनको सेपल्स कह रहे हैं। अगर वो सारे सेपल्स अलग अलग हैं, एक अलग यानी पांचों आपको सेपरेट दिख रहे हैं, तब आप उसको K5 से डिनोट करेंगे। सारे सेपल्स आपस में फ्यूज हैं, तब K ब्रैकेट में 5 से हम उसको डिनोट करेंगे। पेटल्स यानी फूल की पत्तियां, उन्हें अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो C से रिप्रेजेंट करेंगे और 3 है तो 6 और पेटल 5 है और आपस में फ्यूज हैं तो उनको हम ब्रैकेट लगा देते हैं। जो भी चीज फ्यूज होती है आपस में उनके पास दोनों तरफ ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गए, वो 10 है और 3 है तो 8 10 है, 2 होल्स में है, 2 तरीके से ग्रो हो रहे हैं, 5 इधर और 5 इधर, तब हम उसको 5+5 से डिनोट करते हैं। फिर कार्पेल आ जाता है, कार्पेल 2 फ्री है तो G2। ठीक, बाइकार्पेलरी यानी 2 है कार्पेल, फीमेल पार्ट की बात कर रहे हैं। कार्पेल यानी गाइनोशियम, G से रिप्रेजेंट इसलिए कराया हमने इसको। और सिनकार्पस, ठीक है, सिनकार्पस यानी फ्यूज है आपस में, सारे कार्पल इस तरीके से आपस में फ्यूज हैं, तब इसको आप सिनकार्पस कहते हैं। लेकिन अगर सारे कार्पल फ्यूज नहीं होते आपस में और बाहर की तरफ खुले होते हैं, तब आप इसको एपोकार्पस ओवरी कहते हैं। ओवरी का टाइप है ये, एपोकार्पस ओवरी और सिनकार्पस ओवरी। ठीक है, तो 2 कार्पल है और फ्यूज है तो G ब्रैकेट में 2। अब ओवरी सुपीरियर है तो G के नीचे डैश आ जाएगा, इंफीरियर है तो G के ऊपर डैश आ जाएगा। ठीक, तो सुपीरियर और इंफीरियर में जो डिफरेंस होता है ओवरी में, वो ये होता है कि जो इंफीरियर ओवरी होती है उसके अंदर से सारे पार्ट्स ग्रो होते हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर है ओवरी की, इसके अंदर से आपके स्टेमन या कार्पल्स ग्रो हो रहे हैं, यानी इसी के साथ फ्यूजन हुआ हुआ है सबका, तब आप इसको इंफीरियर ओवरी कह रहे हैं। लेकिन अगर ओवरी अब कहाँ आ गई? कुछ ऊपर हो गई और सारे पार्ट्स इसके नीचे से ग्रो हो रहे हैं, यानी ओवरी का इनके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, तब आप इसको सुपीरियर ओवरी के नाम से जानते हैं। ओवरी कुछ ऊपर ग्रो कर रही है, तब आप उसको सुपीरियर ओवरी के नाम से जानते हैं। फिर आपके पास टर्म आती है फ्लावर की सिमेट्री, फ्लोरल सिमेट्री जिसको बोलते हैं। तो इसकी आपके पास 2 टर्म है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। जो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है उसमें हम डिस्कस करते हैं, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? जाइगोमॉर्फिक को, और इससे हम एक्टिनोमॉर्फिक को। तो एक्टिनोमॉर्फिक में जो पेटल्स हैं, आप फूल को कहीं से भी काट के देख लो सिमेट्री मिलेगी, लेकिन जाइगोमॉर्फिक में केवल वो एक ही एक्सिस से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, जैसे बीच में से ही होगा, सेंटर से ही होगा, तो उससे केवल सेंट्रल पोजीशन से हो सकता है। ठीक, जैसे अगर किसी के पेटल्स इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं तो ये किसी भी एक्सिस से अपने आप को क्या कर लेंगे? 2 पार्ट से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कुछ केसेस में क्या होता है, केवल इसी एक्सिस से कट हो सकते हैं, तब आप इसको जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। तो ये होते हैं जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशंस। एक टर्म आती है आपके पास ब्रैक्ट। ब्रैक्ट जो होते हैं ये क्या होती हैं? मॉडिफाइड लीव्स होती हैं विच बियर फ्लावर।
ऐसी पत्तियां जिन पत्तियों के पास फ्लावर होते हैं उनको ब्रैक्ट कहते हैं। तो जिस फ्लावर के पास ब्रैक्ट है उसको ब्रैक्टिएट कहेंगे, जिसमें ब्रैक्ट नहीं होता उसको ई ब्रैक्टिएट के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, ब्रैक्टियोल होता है। ब्रैक्टिएट फ्लावर्स के पास भी अलग अलग टाइप के ब्रैक्ट होते हैं। सेकेंडरी ब्रैक्ट यानी फ्लावर के नीचे ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टियोल कहेंगे, और अगर फ्लावर के पास ब्रैक्ट है तब आप उसको ब्रैक्टियोलेट कहेंगे। फिर आते हैं आपके कैलिक्स के केस में हम बात करते हैं। अगर आपके कैलिक्स में हम बात कर रहे हैं सेपलस, सेपलॉइड और पेटलॉइड, यानी ग्रीन कलर का है सेपल की तरह तो सेपलॉइड कैलिक्स है, और अगर पेटल की तरह कलरफुल है तब आप उसको पेटलॉइड कैलिक्स कहेंगे। ठीक, फिर आपकी आती है इसमें कोहेजन, यानी सेपल्स अगर फ्री हैं तो पॉलीपेटलस, और अगर सेपल्स आपस में फ्यूज हो गए हैं तब आप उसको गैमोसेपलस कहेंगे। और एस्टाइवेशन, ये है इसमें एस्टाइवेशन। एस्टाइवेशन में पेटल्स के अरेंजमेंट देखते हैं हम, यानी अगर पेटल सारे एक दूसरे के एंड टू एंड जुड़े हुए हैं तब आप उसको वेलवेट एस्टाइवेशन कहते हैं। लेकिन एक एंड ऊपर है और एक किसी के अंदर जा रहा है तो इन सारे एस्टाइवेशन को आप ट्विस्टेड एस्टाइवेशन बोलेंगे, यानी एक एंड ऊपर जाएगा और एक किसी के अंदर जाएगा तब आप इसको क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन में एक पेटल ऐसा होगा जो पूरी तरह अंदर होगा, एक पेटल ऐसा होगा जो पूरी तरह बाहर होगा, और 3 पेटल ओवरलैपिंग होंगे एक दूसरे के, तब आप उसको क्या कहेंगे, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक, वेलवरी में होता है यानी 2 पेटल ऊपर फिर उसके अंदर और फिर उसके और अंदर जाके, यानी आपके क्या होंगे पेटल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से वेलवेट टाइप का, वेलवरी कहते हैं इसको। तो इसको हम कंप्लीट एक पेटल ऊपर से कवर्ड ले लेते हैं, तो ये है वेलवरी एस्टाइवेशन।